हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेएस फाउंडेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग की 2 क्लास हो चुकी थी और आज हम अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम मौर्योत्तर काल से आगे का जो अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो मौर्योत्तर काल में हम पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है शुंग वंश। मौर्य शासकों के तुरंत बाद 185 ईसा पूर्व में जो वंश सत्ता में आया वो शुंग वंश था। शुंगों की राजधानी प्रारंभ में पाटलिपुत्र तथा बाद में विदिशा हो गई। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए कि इनकी जो शुंगों की पहली राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी और बाद में उन्होंने उसे विदिशा ले गए थे। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग शासक पुष्यमित्र के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए तथा सांची स्तूप में पाषाण वेदिका का निर्माण कराया। शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र के समय पहला यवन आक्रमण हुआ, जिसे उसके पौत्र वसुमित्र ने विफल कर दिया। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ यह बताता है कि वह यवन राजदूत था जो शुंग शासक भागभद्र के विदिशा दरबार में आया और उसने भागवत धर्म के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का शासन बहुत लंबा नहीं चल सका। इसके बाद हम पढ़ते हैं सातवाहन वंश, जो कि आंध्रा में हुआ। ईसा पूर्व प्रथम सदी में ऊपरी दक्कन में सातवाहनों का उदय हुआ। इस वंश की स्थापना सिमुक ने की तथा इसकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान या पैठन में थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। शातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। सातवाहन शासक हाल एक बड़ा कवि तथा विद्वान के आश्रयदाता था। इसने प्राकृत भाषा में गथा सप्तशती की रचना की थी। सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को गौतमी पुत्र शातकर्णी 106 से 130 ईस्वी ने पुनर्जीवित किया। इसकी विजयों का उल्लेख इसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होता है। इसका प्रतिद्वंदी शक शासक नाहपर्ण था, जो क्षयरात वंश का था। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने क्षयरात वंश के नाश का दावा किया है। इसके बाद इसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी 130 से 154 ईस्वी शासक बना। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी तथा पुराणों में इसका नाम पुलोमा मिलता है। शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, किंतु वैवाहिक संबंध के कारण इनका नाश नहीं किया। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से हुआ था। यज्ञ श्री शातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा सातवाहनों ने ही शुरू की। हालांकि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी भूमिदान दिया। भड़ौच सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटिन और कांसी की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गौलमिक को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम सौंपा जाता था, जो एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था। कार्य चैत्य, अमरावती कला का विकास आदि सातवाहन काल की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसके बाद हमारा आता है चेदी वंश, चेदी राजवंश। प्रथम सदी ईसा पूर्व में कलिंग क्षेत्र उड़ीसा में चेदी राजवंश का उदय हुआ। संभवतः चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा के हाथी गुम्फा अभिलेख से उसके बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी शासन हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक। मौर्योत्तर काल में भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर पहला आक्रमण हिंदू यूनानी या
बैक्ट्रियाई यूनानी द्वारा किया गया। भारतीय सीमा में सर्वप्रथम डिमेट्रियस प्रथम ने प्रवेश किया और पंजाब के कुछ क्षेत्र को जीता। मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ। उसकी राजधानी पंजाब में शाकाल आधुनिक सियालकोट में थी। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया। मिलिंद पन्हो नामक बौद्ध ग्रंथ में मिलिंद तथा बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच संवाद संकलित है। मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्मचक्र का चिन्ह मिलता है। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में हेलेनिस्टिक कला का प्रसार किया। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए। शकों ने भारत में अनेक शाखाएं स्थापित की। शक राजा स्वयं को क्षत्रप कहते थे। पश्चिमी क्षत्रपों में चष्टन वंश का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। रुद्रदामन ने अपने मंत्री सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। विशुद्ध संस्कृत में पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। इसी पर सम्राट अशोक और स्कंदगुप्त के अभिलेख भी खुदे हुए हैं। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विजय के उपलक्ष्य में उसने 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत प्रारंभ किया। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित कर शकों का राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। अब आता है पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पल्लवों पाथियाई का आगमन हुआ। इसके बाद आता है कुषाण। पल्लवों के बाद कुषाण आए, जो यूची कबीले से संबंधित थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसस ने की। इसने तांबे के सिक्के चलाए। कुषाण शासक विम कटफिसस ने सोने के सिक्के जारी किए। यह शैव मतानुयायी था तथा इसने महेश्वर की उपाधि धारण की। कनिष्क इस वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर, पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। इसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। कनिष्क के शासन काल में ही कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र तथा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण की रचना की। कनिष्क के उत्तराधिकारी वसुदेव की मुद्राओं पर शिव और नंदी की आकृतियां मिलती हैं। इससे पता चलता है कि वह शैव मतानुयायी था। कुषाण शासकों ने राजाओं की प्रतिमा पूजा का प्रचलन प्रारंभ किया। वसुदेव द्वितीय कुषाण वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद आता है आपका गुप्त साम्राज्य। गुप्त संभवतः वैश्य थे तथा कुषाणों के सामंत रहे थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में गुप्तों के आरंभिक पूर्वजों के रूप में श्रीगुप्त और घटोत्कच का विवरण मिलता है। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी के सिंहासनारोहण के साथ ही प्रकाश में आता है। इसी समय उसने गुप्त संवत की भी शुरुआत की। उसने महाराजा तिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उसका नाम अपने सिक्कों पर अंकित कराया। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। हरिशर्ण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियान का पता चलता है। समुद्रगुप्त ने सर्वराज्योच्छिष्टा की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नाटक से पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सिंहासन पर बैठा। यह शकों से पराजित हो गया तथा उन्हें अपनी पत्नी ध्रुव देवी देने के लिए तैयार हो गया। उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा और रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य तथा परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण कराया। उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी इत्यादि प्रमुख थे। चीनी यात्री फाहियान इसी के समय 399 ईस्वी में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। गुप्त वंश के 2 शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया। पहला शासक समुद्रगुप्त और दूसरा शासक कुमारगुप्त प्रथम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जिसने कुमारादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण आरंभ हो गया था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में हूणों की पराजय का जिक्र है, किंतु उसी के भीतरी अभिलेख में हूणों के साथ केवल युद्ध का वर्णन है, परिणाम का नहीं। जूनागढ़ अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के गवर्नर पर्णदत्त एवं उसके पुत्र चक्रपालित ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन। केंद्रीय स्तर पर दंड नायक, न्यायाधीश, महाबलिधिकृत, सेना नायक, संधि विग्रहिक, विदेश मंत्री जैसे अधिकारी थे। इस काल में अधिकारियों के पद वंशानुगत होने लगे थे तथा एक ही व्यक्ति को एक से अधिक पद दिए जाने लगे। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था, जिसे देश अथवा भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति पर उपरिक नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। प्रांतों को अनेक जिलों में बांटा गया था, जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। नगर और ग्राम में रहने वाले विभिन्न जातियों और व्यवसायों के संघ को पूग कहते थे। जिला प्रशासन के नीचे विधि प्रशासन होता था, जिसका प्रधान आयुक्त कहलाता था। ग्राम को सबसे निचली प्रशासनिक इकाई माना गया था। इसका प्रधान ग्रामिक या महत्तक कहलाता था। गुप्तकालीन समाज। कायस्थ का विवरण सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। इस काल में वैश्यों की सामाजिक दशा में गिरावट, किंतु शूद्रों की स्थिति में सुधार दिखाई देता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। स्त्री धन, विवाह आदि के समय वधू के माता पिता से तथा सास ससुर से प्राप्त सभी उपहारों को कहते थे। स्त्री धन, विवाह आदि के समय वधू के माता पिता से तथा सास ससुर से प्राप्त सभी उपहारों को कहते थे। कालिदास ने मेघदूत में देवदासी प्रथा तथा कालिदास के ही अभिज्ञान शाकुंतलम में अवगुंठन शब्द का प्रयोग पर्दा प्रथा के लिए हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में मिलता है। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन में एक और जहां मुद्रा अर्थव्यवस्था और वाणिज्य व्यापार में ह्रास देखा गया, वहीं कृषि अर्थव्यवस्था में प्रसार देखा गया। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्त बंगाल पत्तन से संचालित होता था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें उन्हें अभिलेखों में दिनार कहा गया। इस काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी गई, उसे अग्रहार कहा जाता था। जूनागढ़ अभिलेख में बेगार प्रथा का संकेत है। कामसूत्र में भी इसकी पुष्टि होती है। इसे समकालीन अभिलेखों में विष्टि कहा गया है।
श्रेणी के प्रधान को इस काल में ज्येष्ठक कहा जाता था। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। गुप्तकालीन धर्म। मंदिर बनाने की कला का जन्म संभवतः गुप्त काल में हुआ। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता के अतिरिक्त बाघ की गुफाएं भी गुप्तकालीन कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहली बार देवताओं की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित कर उनकी उपासना गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई। इसी काल में विष्णु के साथ ब्रह्मा और महेश के रूप में त्रिदेव की परिकल्पना विकसित हुई। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मत मतांतर और दृष्टिकोण प्रचलित थे। गुप्त काल में चलकर ये षट दर्शन के रूप में स्थापित हो गए। ये हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्तोत्तर काल। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बहुराज्यीय व्यवस्था कायम हुई। कन्नौज में मौखरी वंश, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश, वल्लभी में मैत्रक वंश, मगध और मालवा में गुप्तों की गौड़ शाखा और गौड़ बंगाल में शशांक का राज्य स्थापित था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्ष की बहन राष्ट्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था, जिसकी हत्या मालवराज देवगुप्त ने कर दी। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राजवर्धन जब इसका बदला लेने गया तो देवगुप्त ने गौड़ शासक शशांक के साथ मिलकर धोखे से उसकी हत्या कर दी। 606 ईस्वी में हर्ष को थानेश्वर की गद्दी पर बैठाया गया। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता था। उसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष के विषय में सूचना उसके बांसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त होती ही है। साथ ही उसके दरबारी कवि बाण भट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित और उसके शासनकाल में एक चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग द्वारा रचित सीयूकी से होती है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि उसने नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को पराजित किया था। हर्षवर्धन आरंभ में शैव मतानुयायी था। आगे चलकर वह बौद्ध मतानुयायी बन गया और महायान पंथ का महान संरक्षक साबित हुआ। हेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक धर्म संसद का आयोजन करता था और वहीं सारा धन दान कर देता था। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हर्ष स्वयं भी महान लेखक था। उसने नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे हैं। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का आकर्षण का केंद्र बन गया। 8वीं शताब्दी की 3 बड़ी शक्तियां गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जिसमें अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। पश्चिम एवं दक्षिण भारत। संगम युग। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से प्राप्त होता है उसे संगम साहित्य कहते हैं। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम गोष्ठियां आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य संगम साहित्य कहलाए। इसका विवरण निम्नलिखित है। संगम है प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। प्रथम संगम आपका मदुरै में स्थापित हुआ, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। इससे संबंधित तथ्य जो हैं इसकी कोई रचना अब उपलब्ध नहीं है। द्वितीय आपका कपाटपुरम, इसकी भी जो अध्यक्षता वो अगस्त्य ऋषि द्वारा की गई। इसका एकमात्र प्राप्त ग्रंथ तोल्कापियम है। तृतीय संगम मदुरै नक्कीरर। यद्यपि इसके भी अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, फिर भी जो तमिल साहित्य बचा है वह इसी संगम से संबंधित है। कुछ पुस्तक और उनके लेखकों को देख लेते हैं। तोल्कापियम तमिल व्याकरण की पुस्तक, तोल्कापियर, शिल्पादिकारम महाकाव्य, इलंगो आदिगल, मणिमेखले महाकाव्य,
शीतले सत्यनार, जीवक चिंतामणि ये भी महाकाव्य है, इसके रचयिता हैं या इसके लेखक हैं तिरुतक्क देवर। तिरुक्कुरल महाकाव्य, इसके भी लेखक तिरुवल्लुर हैं। तिरुक्कुरल को तमिल बाइबल भी कहा जाता है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेशों के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। चोल राजा का प्रमुख शासक करिकाल था। इसने चेर और पांड्य राजाओं को युद्ध में हराया था। पुहारपत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ। कावेरी नदी पर बांध का निर्माण कर इसने सिंचाई के लिए नहरें निकलवाईं। चोल की राजधानी प्रारंभ में उदययूर तथा कालांतर में कावेरीपत्तनम बनी। संगम युग का दूसरा राज्य चेर का था, जो केरल प्रांत में स्थित था। इस वंश का प्रमुख शासक सेनगोट्वन था। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया और पत्नी देवी की पूजा प्रारंभ करवाई। चेरों की राजधानी करुयूर अथवा बाजीपुर थी। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था। इसकी राजधानी मदुरा थी। नेडुजेलियन इस वंश का प्रमुख शासक था। वाकाटक वंश, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर वाकाटकों का उदय हुआ। इस वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति को माना जाता है। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजवंश में कराया और इन्हीं की सहायता से युद्ध में शकों के विरुद्ध सफलता अर्जित की। कदम्ब वंश, कदम्बों ने 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपना राज्य कायम किया था। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने 18 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को कई गांव दान में दिए। कदम्बों ने अपनी राजधानी वैजयंती या वनवासी में बनाई। वातापी, बादामी के चालुक्यों ने 6वीं सदी में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया। चालुक्यों की राजधानी वातापी, आधुनिक बादामी, वर्तमान में कर्नाटक के बीजापुर जिले में है। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। वह कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी की उपलब्धियों की जानकारी उसके ऐहोल अभिलेख से होती है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित करने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। चालुक्यों का दक्षिण में पल्लवों के साथ युद्ध हुआ। चालुक्यों द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। वेंगी के चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया। यह दोआब वेंगी कहलाया। वेंगी में चालुक्य वंश की ही एक शाखा स्थापित की गई, जो वेंगी का पूर्वी चालुक्य राजवंश कहलाने लगा। वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। पल्लव वंश, पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। पल्लवों ने अपने आरंभिक अभिलेख प्राकृत और फिर संस्कृत में जारी किए। पल्लवकालीन कुछ प्रमुख शासक, सबसे पहले सिंह विष्णु। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसी के दरबार में कीर्तार्जुनीयम के लेखक भारावी रहते थे। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, इसी के समय पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसने स्वयं मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की। नरसिंह वर्मन प्रथम, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण इसी ने करवाया था। 7 रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा तथा धर्मराज का रथ सबसे बड़ा है। इन 7 रथ मंदिरों को सप्त पैगोडा कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर मार डाला और वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसी के काल में हेनसांग ने कांची की यात्रा की एवं उसकी सुंदरता और भव्यता की काफ़ी प्रशंसा की। नरसिंह वर्मन द्वितीय,
कांची के कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया। इसे राज सिंह भी कहा जाता है। संस्कृत के प्रख्यात विद्वान इंडियन दंडिन इसी की राजसभा में रहते थे। नंदीवर्मन द्वितीय, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। आगे चलकर पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर चोलों का उदय हुआ। अब यहाँ से हमारा जो है मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग अब फ्रेश क्लास में अगली क्लास में यहाँ से पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास भी थोड़ी छोटी रही और बाकी हम लोग इसको एक मध्यकालीन भारत का जो टॉपिक हमारे स्टार्ट होगा इसको हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से अब हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि और जल्दी जो है इस बुक को पूरा पढ़ के ख़त्म किया जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।